हमारे संविधान में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं और उनमें बहुत सारी चीजें लिखी हैं, लेकिन एक आर्टिकल ऐसा है जिसमें बहुत ही कम चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सपैंड कर करके अपना एक संविधान ही बना दिया है। इस आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 21। और सुप्रीम कोर्ट की रिसेंट जजमेंट में आर्टिकल 21 के स्कोप को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट मेंस्ट्रुअल हेल्थ एक फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21 का हिस्सा है। आर्टिकल 21 क्या है, क्या कहता है, उसका स्कोप कैसे एक्सपेंड हुआ, ये आज मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस पर्टिकुलर जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें कही हैं और स्ट्रिक्ट हिदायतें भी दी हैं, वो भी मैं आपको समझाऊं। सो बेसिकली पीआईएल फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बताने के लिए कि जो स्कूल जाने वाली लड़कियां हैं उनमें ड्रॉप आउट्स बहुत ज्यादा देखा जाता है सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल पे, और उसका एक रीजन ये बताया जाता है कि स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर एडोलेसेंट लड़कियों की मेंस्ट्रुअल हेल्थ का ध्यान नहीं रख पाता। अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सीरियसली इस मामले को लिया है और अपनी जजमेंट में यह बताया है कि राइट टू मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन इज पार्ट ऑफ देयर राइट टू लाइफ। और लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए उनके जीवन जीने का, डिग्निटी से जीवन जीने का और एजुकेशन प्राप्त करने का एक फंडामेंटल पार्ट है। ध्यान देने वाली बात यह है कि 2002 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का एक एडिशनल आर्टिकल ऐड किया गया जिसका नाम है 21A। इस 21A के अंदर फंडामेंटल राइट बनाया गया एजुकेशन को 6 से 14 साल की लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए भी। लेकिन स्कूल जाते वक्त या स्कूल जाने के टाइम पे एक्सेस बराबर का मिलना चाहिए या स्कूल की फीस बिल्कुल कम हो जानी चाहिए, सिर्फ यही इक्वालिटी नहीं। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आर्टिकल 14 जहां पे इक्वालिटी की बात होती है वो सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बात करता है रादर देन फॉर्मल इक्वालिटी। इसका क्या मतलब हुआ? फॉर्मल इक्वालिटी का मतलब है सबको इक्वली ट्रीट करो। ये मत देखो कि कोई कौन है, कहां से आया है, क्या बैकग्राउंड है। ट्रीट एवरीवन इक्वली। किताबी तौर पे बहुत ही अच्छा आइडिया है, इट्स अ वेरी गुड आइडिया, बिकॉज फेयरनेस आपको इसमें नजर आती है। जो कोई व्यक्ति है, कोई कहीं किसी भी जाति, किसी भी नस्ल, किसी भी रंग, किसी भी जेंडर का हो, उसके साथ सेम व्यवहार करो। बट हमारा संविधान, हमारा प्रियम्बल इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करता है, सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बात करता है। सब्सटेंटिव इक्वालिटी प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जब इक्वालिटी को अप्लाई किया जाता है उस पर्टिकुलर आइडिया को कहते हैं। यानी कि यह रिकॉग्नाइज करना जरूरी है कि समाज में कुछ ऐसे वर्ग हैं जो एक्चुअली में इक्वल नहीं है। देयर आर बायोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और सम हिस्टोरिकल इनइक्वालिटीज अमंगस्ट ग्रुप्स। ऐसा ही एक ग्रुप महिलाओं का है, क्योंकि अगर आप सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बात करते हो तो महिलाओं के स्पेसिफिक कंसर्न्स को एड्रेस करते हुए उन्हें स्कूल का एक्सेस देना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोर्ट ने यह कहा कि हम हर व्यक्ति को सेम तरीके से ट्रीट करें, इसको इक्वालिटी नहीं कहते। हम अनइक्वल्स को अनइक्वली ट्रीट करें और इक्वल्स को इक्वली ट्रीट करें, इसको इक्वालिटी कहते हैं। ऑल्सो इफ यू नीड टू अंडरस्टैंड द आइडिया और द फिलॉसफी बिहाइंड दिस जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर यह लिखा है कि किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल बैरियर जो एजुकेशन के कंप्लीशन को रोकती है, आपको उसे रोकना है। और अगर कॉस्ट ऑफ सैनिटरी प्रोडक्ट्स की वजह से या लैक ऑफ बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से लड़कियां स्कूल नहीं आ पाती हैं, तो वो उनके फ्री एजुकेशन के बीच में आ रहा है। इसका मतलब जो आपने फंडामेंटल राइट बनाया हुआ है आर्टिकल 21A का, फ्री एंड फेयर एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का, उसमें से फ्री निकल गया। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आपको 4 पिलर्स पे काम करना चाहिए। फ्री एंड सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स की बात करनी चाहिए, हाइजीन वेस्ट मैनेजमेंट की बात करनी चाहिए, बैरियर फ्री टॉयलेट्स की बात करनी चाहिए और मेंस्ट्रुअल हेल्थ के लिए एक सेफ स्पेस देनी चाहिए। और 3 महीने का टाइम दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ने इस गाइडलाइंस को फुलफिल करने के लिए। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से कंप्लायंस रिपोर्ट भी मांगी है। तो उनके पिलर में सबसे पहले तो एक्सेस टू सैनिटरी नैपकिंस ऑफ अ पर्टिकुलर क्वालिटी मस्ट बी देयर।
है ना, बेकार क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं रखना है, ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन रखने हैं ताकि एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी का ध्यान भी रखा जाए। इसके अलावा वेस्ट डिस्पोजल मैनेजमेंट और रेगुलर क्लीनिंग स्कूल्स के अंदर होनी चाहिए, अपनी गाइडलाइंस दे रहा है वो। सुप्रीम कोर्ट इज गिविंग समथिंग ऑफ अ कंटिन्यूइंग मैंडेमस। कंटिन्यूइंग मैंडेमस, मैंडेमस एक रिट होती है जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दे सकता है किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल या गवर्नमेंट बॉडी को। इस मैंडेमस के जरिए वो उन्हें अपनी ऑफिशियल ड्यूटी निभाने के लिए कहता है। तो उसी कंटिन्यूइंग मैंडेमस का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस में कहा कि आप स्कूल का जो सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी एक्सेसिबल बनाओ और इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करो, क्योंकि राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर सेक्शन 19 ये कहता है कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सेसिबल बनाना है और हर एक के लिए सेम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चलेगा। जो व्यक्ति डिसेबल्ड है उसके लिए एक्सेसिबल डिफरेंट क्यूबिकल होना चाहिए, जो महिलाएं हैं उनके लिए मेंस्ट्रुअल हाइजीन के प्रोडक्ट्स होने चाहिए। एंड लास्टली इट इज इंपॉर्टेंट टू ट्रेन द पीपल। मैं आपको बताने वाला हूं, इस वीडियो के एंड तक रुको, मैं आपको बताने वाला हूं कि आर्टिकल 21 कितना एक्सपैंड हुआ है 1978 के बाद से। बट टीचर्स को ट्रेनिंग देना, बॉयज को ट्रेनिंग देना, टू सेंसिटाइज देम, because they have also the judges have also pointed out the stigma that is faced by girls related to their menstrual health and hygiene। इसकी वजह से लड़कों को भी उसके बारे में सेंसिटाइज करना, अवेयर करवाना तो अलग चीज है, सेंसिटाइज करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी टीचर्स के लिए मैंडेटरी ट्रेनिंग, सो दैट इफ देयर इज अ नॉन स्टिग्मा अटैच्ड और नॉन स्टिग्मेटाइजिंग एनवायरनमेंट अटैच्ड विद मेंस्ट्रुअल हाइजीन। सरकार ने यह भी बोला कि हर एक डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर पीरियोडिकली सर्वे करे और एनोनिमस स्टूडेंट सर्वे करके पता लगाए कि रियलिटी क्या है और स्कूल्स का क्लेम क्या है, उसके बीच में कहीं गैप तो नहीं। अब अगर मैं बात करता हूं इस पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का, तो वो एनफोर्स भी करवा रहा है, क्योंकि वो ये कहता है कि अगर प्राइवेट स्कूल्स जो सीबीएसई, आईसीएसई या किसी बोर्ड से रिकॉग्नाइज है, अगर वो इन गाइडलाइंस को फुलफिल नहीं करते हैं तो उन्हें डी रिकॉग्नाइज भी किया जा सकता है। सो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रांगली वर्डेड एंड अ वेरी प्रोग्रेसिव जजमेंट बाय सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, मैं आपको आर्टिकल 21 के बारे में बताऊं उससे पहले थोड़ी सी सूचना। 25% हमारे सभी कोर्सेज के ऊपर आपको ऑफ लग रहा है, मिल रहा है, स्पेशल 26 कोड अगर आप इस्तेमाल करेंगे। करंट अफेयर्स को प्रीलिम्स 2026 के लिए बिल्कुल फोकस तरीके से और फिल्टर्ड तरीके से, एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से पढ़ेंगे क्लासेस के अंदर, लाइव क्लासेस के अंदर, जिसका नाम है एपिक। तो एपिक कोर्स के अंदर आप जा सकते हैं, जिसमें आपको क्लियर कंसाइज कंटेंट प्रिसाइज लाइव लेक्चर्स के थ्रू समझाया जाएगा। उतना ही करंट अफेयर पढ़ के जाना है पेपर में और उसके बियॉन्ड कुछ नहीं करना है। अब आर्टिकल 21 की बात करते हैं। आर्टिकल 21 अपने आप में एक संविधान जैसा बन चुका है। क्यों? क्योंकि वो इतना एक्सपैंड होता जा रहा है। आर्टिकल 21 को लेकर एक्सपेंशन ऑफ इंटरप्रिटेशन की शुरुआत होती है 1978 से। अगर आप सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 21 को देखोगे जो संविधान में लिखा हुआ है, उसमें ये सब कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ये सारा एडिशन जो है सुप्रीम कोर्ट की देन है। तो आर्टिकल 21 में लिखा है, नो पर्सन शैल बी डिनाइड ऑफ देयर राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। सिर्फ इतना लिखा है जो मैंने अभी बोला, दोबारा सुन लो। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। सबसे पहले तो 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि एक तो लाइफ और लिबर्टी की जो डेफिनेशन है वो सिर्फ एग्जिस्टेंस या मियर एग्जिस्टेंस नहीं होनी चाहिए, और दूसरा प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के अलावा हमें यह भी देखना चाहिए कि आपकी लाइफ या पर्सनल लिबर्टी ड्यू प्रोसेस को फॉलो करते हुए छीनी गई है या नहीं। इसका मतलब हुआ कि जो आप कानून बनाते हो या लॉ बनाते हो ड्यू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ में, जो लॉ आप बना रहे हो एज पार्लियामेंट, क्या वो कानून अपने आप में जस्ट है, फेयर है, रीजनेबल है या नहीं, ये चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी को ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का एक पार्ट माना जाता है। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब कि आपने जो कानून बनाया है वो जस्ट है, फेयर है, रीजनेबल है, प्रोपोर्शनेट है, और अगर ऐसा है तो आपका आर्टिकल 21 का अधिकार आपसे छीना जा सकता है। इफ इट इज अप्लाइड फेयरली एंड द लॉ इज इन इटसेल्फ फेयर, ये दोनों चीजें देखनी होंगी। इसका मतलब कि अगर केले का छिलका फेंकने के लिए
पार्लियामेंट ने कानून बनाया है कि केले के छिलके फेंकने पर फांसी की सजा हो जाएगी, हर किसी व्यक्ति को डेथ पेनल्टी मिलेगी, तो वो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ की तरह को फॉलो करके आपको फांसी दे सकते हैं। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये कहेगा कि भाई साहब ये तो डिसप्रपोर्शनेट है, बहुत ज्यादा सजा दे रहे हो आप बहुत छोटी सी गलती के लिए, इसलिए उस केस में उस संदर्भ में ऐसा कानून पास नहीं हो पाएगा, कोर्ट उसे खारिज कर देगा। जैसे ये जजमेंट आया उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने मल्टीपल केसेस में मल्टीपल चीजों को राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का पार्ट बनाया। 1997 में समता वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में ये बोला गया कि लाइफ विद डिग्निटी विद रिस्पेक्ट ये भी राइट टू लाइफ का पार्ट है। हुसैनारा खातून केस 1979 में बोला गया कि राइट टू अ स्पीडी ट्रायल फॉर अंडर ट्रायल पीपल, जल्दी से जल्दी ट्रायल होना ये भी राइट टू लाइफ यानी फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है। प्रेम शंकर शुक्ल वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में कहा गया कि हैंडकफिंग इज वायलेटिंग आर्टिकल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस आपको हैंडकफिंग करनी चाहिए। हैंडकफिंग मतलब हथकड़ियां। ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में यह कहा जाता है दैट राइट टू लाइवलीहुड is also part of right to life. MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कहा जाता है दैट राइट टू लाइफ का मतलब है क्लीन एनवायरनमेंट के अंदर जीना। तो अगर कोई पोल्यूशन कर रहा है, पोल्यूशन आपके आसपास सराउंडिंग्स में कोई कर रहा है, तो आपके फंडामेंटल राइट टू लाइफ को वायलेट कर रहा है। चमेली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में यह कहा जाता है दैट राइट टू शेल्टर इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट अंडर राइट टू लाइफ। शेल्टरलेस रहना या किसी से शेल्टर, उसके घर की छत छीन लेना विदाउट ड्यू प्रोसेस इज ऑल्सो वायलेटिंग फंडामेंटल राइट। इसका उपयोग कई बार आप देखते होंगे कि बुलडोजर जस्टिस जो दिया जाता है उसके अगेंस्ट गाइडलाइंस देने में सुप्रीम कोर्ट ने किया। नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन्स टू बी आइडेंटिफाइड बाय एज द थर्ड जेंडर इज पार्ट ऑफ देयर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। 2010 में सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में कहा जाता है कि जो अक्यूज लोग होते हैं, जिनके ऊपर किसी क्राइम करने का आरोप लगा होता है, उनको इनवॉलेंट्री मतलब विदाउट देयर कंसेंट अगर उनको पॉलीग्राफ टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट, नार्को टेस्ट करवाया जाए तो वो उनकी राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के खिलाफ है। इट इज अगेंस्ट आर्टिकल 21। केस पुट्टस्वामी केस 2017 में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि राइट टू प्रिवेसी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि योर राइट टू सेक्सुअल ऑटोनॉमी इज पार्ट ऑफ योर प्रिवेसी। इसका मतलब है कि अगर एडल्ट्री जैसा कोई ऑफेंस है, एडल्ट्री मतलब कि एक मैरिड कपल के बीच में एक मैरिड कपल में से कोई एक व्यक्ति इलीगल इलिसिट संबंध बनाता है आउटसाइड द मैरिज, तो क्या वो क्रिमिनल ऑफेंस होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट कहता है नहीं, इट्स नॉट क्रिमिनल ऑफेंस, इट्स देयर चॉइस, बट हाँ इट कैन बी ग्राउंड्स फॉर आस्किंग फॉर डिवोर्स, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो सेक्सुअल ऑटोनॉमी इज आल्सो पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट कहता है दैट राइट टू डाई विद डिग्निटी इज पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 21, और इसी वजह से वो पैसिव यूथेनेसिया को अलाउ कर देता है। इन सर्टेन कंट्रोल्ड सर्कमस्टांसेस, इफ अ पर्सन इज एट एन एंड ऑफ लाइफ डिजीज, then that person can be the treatment can be withdrawn from that person. उस व्यक्ति से ट्रीटमेंट विड्रॉ किया जा सकता है, लेकिन सर्कमस्टांसेस उसके लिए अलग होने पड़ेंगे। एमके रंजीत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024 में सुप्रीम कोर्ट कहता है दैट राइट अगेंस्ट एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज के दुष्प्रभाव के अगेंस्ट आपका जो अधिकार है वो भी आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू लाइफ का हिस्सा है। 2025 में सुप्रीम कोर्ट अप्रैल के महीने में एक जजमेंट देता है और यह कहता है कि राइट टू डिजिटल एक्सेस इज आल्सो पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। देयर इट वाज डीलिंग विद पिटिशंस फ्रॉम पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, जिनको जो ओटीपी कैप्चा कोड ये वाला वेरिफिकेशन सिस्टम है बैंक्स वगैरह का, उसकी वजह से दिक्कत आती थी, जिसकी वजह से वो अपने ऑनलाइन अकाउंट्स को एक्सेस नहीं कर पाते थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट हैज टू बी मेड एक्सेसिबल टू ऑल, एंड आर्टिकल 21 के अंदर डिजिटल एक्सेस को भी फंडामेंटल राइट का पार्ट बनाया। अब इस तरीके से ये सारी चीजें आपको आर्टिकल 21 की एक्सपेंशन के बारे में पता चलनी चाहिए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं जो कमेंट सेक्शन में आप आंसर करेंगे। राइट टू मैरिज क्या एक फंडामेंटल राइट है? राइट टू मैरी पर्सन ऑफ योर चॉइस, क्या ये फंडामेंटल राइट? कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। राइट टू मैरिज, राइट टू मैरी पर्सन ऑफ योर चॉइस,
इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट है? क्या दोनों फंडामेंटल राइट है या नहीं? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। और हाँ, एपिक करंट अफेयर्स कोर्स के लिए जरूर वेबसाइट विजिट करें, क्योंकि वहां पे हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं प्रीलिम्स 2026 के लिए सबसे रेलेवेंट, सबसे यूपीएससी सेंट्रिक करंट अफेयर्स। धन्यवाद।